जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यूपी पीसीएस एग्जाम में क्या नॉर्मलाइजेशन से क्यों पीसीएस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या रीजन है नॉर्मलाइजेशन पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए खतरनाक है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा परसेंटाइल मेथड क्या दिया है आयोग ने कि कैसे आपका परसेंटाइल स्कोर आएगा, उस पर बात करेंगे। कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा जजमेंट आया है जिसकी वजह से आयोग ने जो थोड़ी सी चालाकी की थी बच्चों के लिए, बच्चों के अपोज में, फिलहाल वो हो सकता है अप एंड डाउन देखने को मिले। इसके अलावा यूपी SSSC ने 2016 की भर्ती का इंटरव्यू जारी किया है। किस भर्ती का जारी किया है, कब से कब तक का इंटरव्यू है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा ITI इंस्ट्रक्टर की रिजल्ट में क्या देरी होगी, कोर्ट का केस, ITI इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो कोर्ट का केस है क्या उस केस में है, उन सब चीजों पे डिटेल में अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस एग्जाम को लेके कि पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन का इतना अपोज क्यों हो रहा है, क्यों ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसका रीजन आपको भी सिंपल मैं समझाता हूं। देखिए सिंपल सी बात है कि आप पीसीएस जो एग्जामिनेशन होता है वहां पे एक नंबर से लोग इन और आउट हो जाते हैं, ठीक है, एक नंबर से। खासकर जो पेपर 2 यानी सीसेट का एग्जाम होता है वहां आप देखेंगे बहुत से बच्चे हैं जो 1-2 नंबर पाके क्वालिफाई होते हैं और बहुत से बच्चे हैं वही 1 नंबर नहीं पा पाते हैं, जबकि वो पेपर 1 क्वालिफाइड होते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन आता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि 1 नंबर घटे या बढ़े, ये भी हो सकता है 5 नंबर, कभी 10 नंबर, ठीक है, बड़े बड़े नंबर घटते हैं। यूपी SSSC लोअर पीसीएस में आपने ये चीज देखी होगी, इवन यूपी पुलिस में भी देखा होगा, 10-15 नंबर का अप एंड डाउन हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि एक जहां बंदे 1 नंबर से इन हो रहे हैं सीसेट में, वहीं अगर 5 नंबर उनका घट गया तो फिर वो क्वालिफाइड हो के भी बाहर हो जाएंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि पेपर हार्ड है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके आयोग पे। तो हम वो मेथड समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आखिर होता क्या है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में एक सिंपल सी चीज है। सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में मान के चलिए कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो मार्क्स पाए हैं 100 नंबर एक कैंडिडेट पाया है, 110 नंबर एक कैंडिडेट पाया है, 100 नंबर तीसरा कैंडिडेट पाया है, 130 नंबर एक कैंडिडेट पाया है और 130 नंबर एक। तो टोटल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 30 20 50 60, ये कितना हो गया, 560 मार्क्स आपके यहाँ पे टोटल आए। अब ये मान लीजिए ये शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 को इसी तरह देख लीजिए, उसमें बच्चे हैं वो पाए हैं 90 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर और फिर 100 नंबर, ठीक है, ये पाए हुए हैं। ठीक, तो ये कितने हो गए, 100 200 300 310 390 480, तो टोटल कितना हो गया 480। ठीक, ये हो गया पहली शिफ्ट के बच्चों का स्कोर। अब ये हो गया दूसरी शिफ्ट के बच्चों का स्कोर। अब इसका आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज आएगा, फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज आएगा 560 में किसको डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा और 5 2 जा 10, ठीक है, 112 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का है, ठीक है, ये एवरेज मान के चलिए 112 आ रहा है। अब यही एवरेज सेकेंड शिफ्ट वालों की बात जब होगी, सेकेंड शिफ्ट वालों में सेम एवरेज कितना हो जाएगा, 480 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 45 5 36 यानी 96 नंबर। ठीक, तो अब दोनों का एवरेज निकल गया, एक शिफ्ट में 112 मार्क्स आ रहा है, दूसरे शिफ्ट में 96 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, यानी 112 का प्लस 96 का आप एवरेज निकालेंगे, जिसे 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो टोटल ये 208 और 208 में डिवाइड कर दिया 2, तो ये आपका हो गया 104, यानी कि जो मार्क्स आ रहा है वो 104 आ रहा है। अब ये 104 मार्क्स आ रहा है, वो कितना कम है, इस शिफ्ट से 8 नंबर कम है, तो इस शिफ्ट में क्या होगा, 8 नंबर ऐड हो जाएगा और इस शिफ्ट में 8 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंड शिफ्ट में बच्चे हैं उनको कितना नंबर मिल जाएगा, +8 हो जाएगा। तो जो पहला बच्चा है वो 98 नंबर पा गया और दूसरा बच्चा जो 100 नंबर पाया हुआ था उसका 8 नंबर घट जाएगा और वो 92 पे चला जाएगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सेकंड शिफ्ट में +8 हो जाएगा और फर्स्ट शिफ्ट में -8 हो जाएगा। अब इससे नुकसान यही है कि आप स्कोर पाने के बाद भी, अच्छा स्कोर पाने के बाद भी आप बाहर हो जाएंगे। रीजन क्या होगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट में बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है,
भले पेपर शिफ्ट 1 का हार्ड आया हो, लेकिन पढ़ने वाले सारे बच्चे शिफ्ट 1 में बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह से जो शिफ्ट 1 का स्कोर होगा वो भाग जाएगा। और शिफ्ट 2 मान लीजिए पेपर भले ही आसान आया और वहां एवरेज बच्चे बैठे हैं, तो वहां एवरेज स्कोर आएगा, जिसकी वजह से शिफ्ट 1 को ही तब भी इसी माना जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन की जो दिक्कत है ना, इसकी वजह से बहुत से बच्चों को सफर होना पड़ता है एसएससी में भी। और यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर इतने नंबर का मार्जिन आने लगेगा तब तो कल्याणी हो जाएगा, जहां एक नंबर पे कैरियर डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए यूपीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा यूपीपीएससी ने एक और मेथड अपना बताया है। नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया, परसेंटाइल मेथड जो बताया उन्होंने, तो परसेंटाइल में उन्होंने अपना खुद का फार्मूला जो बताया है, वो उन्होंने जो बताया है वो क्या है, देखिए उनका जो फॉर्मूला अपना हिंदी में अपना समझाया है, जो भी किए हुए हैं कि मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आप एक शिफ्ट में बैठे हुए हैं जहां 100 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें मान लीजिए आपने स्कोर किया है 125 नंबर। कितना किया है? 125 नंबर। हम मान लेते हैं कि 90 बच्चे जो हैं वो 125 नंबर से कम मार्क्स पाए हैं। कितने? 90 बच्चे जो हैं वो 125 नंबर से कम मार्क्स पाए हैं। और इसके अलावा 3 बच्चे आप मान लीजिए, 4 बच्चे मान लीजिए जो 125 के बराबर पाए हैं। 4 बच्चे 125 के बराबर पाए हैं और 90 बच्चे 125 से कम पाए, यानी आपके स्कोर से कम पाए हुए हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 94 बच्चे हैं जो 125 या 125 से कम पाए हुए हैं। तो ऐसे में जो आपका परसेंटाइल हो जाएगा वो हो जाएगा 94/100 × 100, यानी कि आपको 94 परसेंटाइल मिला है। ठीक सीधी सादी बात है, आपकी शिफ्ट में आपको 94 परसेंटाइल मिला है। यही फॉर्मूला यूपीपीएससी अपनाने वाला है, जो उन्होंने नोटिस में बताया है। यानी कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपका परसेंटाइल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा शिफ्ट में परसेंटाइल भागेगा, वहां पे उतना नॉर्मलाइजेशन की भी दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और ये जो स्कोर 125 होता है, ये आपका वो स्कोर होता है जिसे रॉ स्कोर कहा जाता है। ठीक है। जो आपका ओरिजिनल आपका माइनस निगेटिव करके जो क्वेश्चन आपने गलत किया सबको जोड़ के आता है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये करते हैं परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल का मेथड भी मैंने आपको समझा दिया, नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी समझा दिया। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे। अभी देखिए, अचानक से जब यूपीपीएससी ने बम फोड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छा सा बम फोड़ा। राजस्थान की एक भर्ती पर 5 जजों की पीठ ने एक जजमेंट दिया है, जिसका बेनिफिट आपको यूपीपीएससी के एग्जाम में होगा। उन्होंने सीधी सादी बात ये कही है कि अगर कोई भी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है, बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, उसका एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस हो चुका है, या एग्जामिनेशन का प्रोसेस होने वाला है, उससे पहले रूल और रेगुलेशन बताए जा चुके हैं, तो उस भर्ती में बीच में कोई एडिट करके नया रूल और रेगुलेशन नहीं ला सकते, उसे असंवैधानिक माना जाएगा। तो यूपीपीएससी की आरओ की भर्ती हो या आपकी पीसीएस की भर्ती हो, ये पहले ही आ गई थी। नॉर्मलाइजेशन एक्सेट्रा का मेथड ये लेके आए हैं बाद में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की माने तो फिर ये चीजें नहीं होगी दोनों एग्जामिनेशन में। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है जिसको लेके अब बच्चे अपना आंदोलन शुरू करने वाले हैं। शायद 11 नवंबर को आंदोलन है प्रयागराज में। ठीक है। तो ये बेनिफिट भी है, और इससे आपको है कि अगर आप कल को कोर्ट जाते भी हैं तो आपके फेवर में ही जजमेंट आएगा। एक बड़ा पॉजिटिव चीज है। अब देखते हैं यूपीपीएससी इस पर क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल बच्चों ने प्लान बनाया है कि वो आयोग पहुंचने वाले हैं, तो जितने ज्यादा हो सके बच्चे प्रयागराज पहुंचिए। ठीक है। वहां से आप लोग आयोग पे अपनी पॉइंट रखिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी यूपीएससी की तरफ से 2016 की एक भर्ती का इंटरव्यू डेट की नोटिस आई हुई है। ठीक है। नोटिस 5 नवंबर को ही आ गई थी, मैं थोड़ा डिले हूं बताने में। ठीक है। यूपीएससी का मिल्क सुपरवाइजर की ये भर्ती थी। मिल्क सुपरवाइजर की भर्ती का आपका इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये 2016 की भर्ती है। तो एक 2016 की भर्ती का फाइनली मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि नवंबर में आपको 2-4 चीजें देखने को मिलेगी, 2-4 इंटरव्यू आपके 2015-16 के देखने को मिलेंगे। तो एक उसमें से ये इंटरव्यू लिस्ट आपकी जारी की गई है मिल्क सुपरवाइजर की। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। इंटरव्यू आपका टोटल हो रहा है 729 बच्चों का इसमें इंटरव्यू होगा। 729 स्टूडेंट टोटल सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। कट ऑफ आपकी 69 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल में थी। ठीक है। और 18 नवंबर से ये इंटरव्यू डेट स्टार्ट हो रहा है। कितना से? 18 नवंबर से, और ये चल रहा है शायद 23 नवंबर तक। 18 नवंबर से 27 नवंबर तक ये चल रहा है। 27 नवंबर तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल है।
ठीक है। तो इस डेट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। टोटल 729 बच्चों का इंटरव्यू होना है इसमें। टोटल पोस्ट इसमें कितनी थी, तो टोटल पोस्ट इसमें आपकी 62 थी। 62 पोस्ट पर ये इंटरव्यू है, ठीक है। तो जो भी बच्चे मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। आपको तय समय पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है, नहीं तो बाद में फिर आपको मौका मिलने वाला नहीं है। ऑलरेडी ये भर्ती बहुत डिले है और किसी तरह आ रही है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगली अपडेट ITI इंस्ट्रक्टर को लेके है। उसके कोर्ट केस को लेके काफी बच्चों के क्वेश्चंस थे। रिजल्ट में क्या उससे डिले होगा, सब पर अभी डिटेल में हम बात करते हैं। बच्चों ने मुझे बोला था कि सर ITI इंस्ट्रक्टर में कोर्ट केस हो रखा है। मैंने भी जाके चेक किया कि क्या है भैया, कौन सा कोर्ट केस है, एक्चुअली किस चीज के लिए कोर्ट केस लगा है। तो बात आपकी सही है कि कोर्ट केस लगा हुआ है, जिसकी रिट संख्या जो है, रिट संख्या आपके ITI इंस्ट्रक्टर के कोर्ट केस की है 2262, ठीक है। 2262 रिट संख्या है। 2024 में ये लगाया गया है, ठीक है। तो जो भी जाके चेक करना चाहता है वो यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। रिट डाल के इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं क्या कोर्ट का स्टेटस है। और शायद कल इसकी सुनवाई भी होनी थी, ठीक। ये लगा किसमें था, लगा हुआ था कोर्ट नंबर 10 में। कोर्ट नंबर 10 में ये लगा हुआ था, ठीक है। इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 10 में होनी थी, लेकिन ये हो क्या गया, पास ओवर हो गया। मतलब सुनवाई नहीं हुई, इसे नेक्स्ट डेट के लिए पास कर दिया गया। अब एक्चुअली में ये केस कब लगा, क्या है, सब पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये केस आपका लगा कब है, ये केस आपका लगा है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को लगा है, ठीक। 16 फरवरी को केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया था कोर्ट में, ठीक है। कुछ बच्चों द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था। आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 25 फरवरी को। कितनी फरवरी को, 25 फरवरी को, यानी कि आपके एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ये कोर्ट में केस जा चुका था। अच्छा, तो ये केस एक्चुअली में था क्या, देखिए जो केस इसमें था, सिंपल सी बात यह है कि आपका टोटल बात ये थी कि कुछ बच्चे थे जिनका एक्सपीरियंस जो था, एक्सपीरियंस को लेके इश्यू था, ठीक है। किसी उसमें ट्रेड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था, उसको लेके कुछ इश्यूज थे, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने केस किया था कि उन्हें भी एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक जजमेंट दी थी और 20 फरवरी को उन्होंने अलाउ कर दिया था इन बच्चों को एग्जाम देने को। किसका, ITI इंस्ट्रक्टर का मेन एग्जामिनेशन जो था कंडक्ट हुआ था, मेंस का एग्जामिनेशन, उसे करने के लिए उसमें बैठने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। किस लिए दी थी, प्रोविजनली दी थी, मतलब प्रोविजनली दी थी। उसने कहा था कि जो इसका फाइनल जजमेंट होगा उस पर इनका फाइनल सिलेक्शन या रिजल्ट डिपेंड करेगा, ठीक है, जो जजमेंट होगा। तो कुछ बच्चे थे जिनका एक्सपीरियंस को लेके इश्यूज था, उस इशू की वजह से वो कोर्ट गए क्योंकि उन्हें बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। कोर्ट ने 20 फरवरी को ये इजाजत दिया कि इन्हें बैठने दिया जाए, इन्हें एग्जाम देने दिया जाए, और वो इसका जजमेंट वही एक कोर्ट की इनकी सुनवाई इस पूरे केस में हो रखी है, वही एक सुनवाई हो रखी है। उसके बाद ये केस केवल पास ओवर होता गया है, ठीक है। या तो पास ओवर हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, तो फिर वो केस का नंबर नहीं आ पाया है, फिर से पास ओवर हुआ है। जो इनकी सुनवाई थी वो यही थी कि इन्हें मेंस में बैठने का मौका दिया जाए, ठीक। और ये था कि इनका जो रिजल्ट होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, हाई कोर्ट के जजमेंट में। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट मुझे याद आ रहा है, हाई कोर्ट के जजमेंट पे, ठीक है। सिंगल बेंच का वो जो जजमेंट है उस पर होगा। यानी ये प्रोविजनली एक्सेप्टेड है अभी इस एग्जामिनेशन में, यानी का रिजल्ट भी अभी प्रोविजनली रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट नहीं माना जाएगा जब तक इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं आता है, ठीक। अब इस कुछ बच्चों के लिए सब कह रहे हैं कि आप लोग का पूरा भर्ती रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनको इन्वॉल्व कर लेंगे, डीबी में कर ही लिया होगा। डीबी कंडक्ट कराई गई थी, आपको पता है 21 से शुरू हो गई थी, 21 अगस्त से शुरू हुई थी, 25 सितंबर 26 सितंबर के आसपास तक डीबी कंडक्ट हुई थी ITI इंस्ट्रक्टर की, तो वो भी काम हो गया। अगर कोर्ट केस में ऐसा कुछ बड़ा सा इश्यू होता ना, तो मुख्य सेविका की तरह होल्ड हो जाता। मुख्य सेविका का कोर्ट केस आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा इश्यू उनका भी है, ठीक, सीट को लेके, ठीक। वहां पर संविदा वाले कर रखे हैं, ठीक। तो उनकी वजह से पूरा भर्ती रुकी हुई है, डीबी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे डीबी यूबी सब कंडक्ट किया गया है, ठीक। इन कुछ बच्चों के लिए है और वो उन बच्चों की पर्सनल उसके लिए, मतलब उनके लिए, इससे पूरी न सीट का कोई लेना देना है, ना किसी भी तरह का कोई इशू है आपका
ट्रेड को लेके ना पेपर को लेके कोई इश्यू है। तो ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा। सिंपल सीधी सादी बात है। अगर रिजल्ट आएगा तो इनको प्रोविजनली ज्वाइन भी करा लिया जाएगा। बस कोर्ट का जब जजमेंट आएगा वहां पे अगर इनको हटा दिया गया तो इनको निकाल दिया जाएगा। अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये डीबी में सेलेक्ट हुए होंगे तो सीधी सादी बात मैं आपको बता दे रहा हूं यही है। कोई बड़ा इश्यू या दिक्कत नहीं है जिससे आपको कोई परेशानी होनी है। इतना हुआ है कि कोर्ट की वजह से आपका पूरा भर्ती रुक जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जहां तक मुझे उस केस में समझ में आया है। ठीक है। और जहां तक बच्चे भी गए थे जो एक तो आपके आईटीआई स्ट्रक्चर में बच्चों में यूनिटी नहीं है। खूब हल्ला बोल का चिल्ला के कुछ बच्चे वहां पर पहुंचे। ठीक, वहां जब बात हुई है तो वहां क्लियर कट कहा गया है कि आपका काम चल रहा है, रिजल्ट बनने का कार्य आपका चल रहा है, फीडिंग हो रही है। और उन्होंने ये कहा है कि 15 दिसंबर से पहले यानी 15 दिसंबर से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये केस उतना बड़ा इश्यू नहीं है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस का इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि इनसे प्रोविजनली एग्जाम भी दिलवा दिया गया है। मुख्य सेविका में ये चीज नहीं की गई थी। मुख्य सेविका में वो सीट रिजर्व की बात को लेके था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। जो आयोग में बच्चे गए थे उनसे यही कहा गया है 15 दिसंबर से पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक, बाकी इंटरव्यू के शेड्यूल्स एक के बाद एक आएंगे। नवंबर में हो सकता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2015 के कुछ इंटरव्यूज आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर में भी देखने को मिलेगा, जनवरी में भी देखने को मिलेगा। वो अपना धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा 15-16 का। बाकी जो 22 वाला 21-22 वाली जो भर्ती है वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट को केस को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, सब कुछ सही होगा, रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।